पेशेंट को इंसाइट नहीं है, वो अपनी इलनेस को समझ नहीं पा रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जब वो एग्रेशन के फेज में हो, आप उसको समझाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट कोजी कॉटेज। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आयुष सिंघानिया। हर पॉडकास्ट एक थीम से जुड़ा हुआ होता है और उस थीम से जुड़े शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते हैं। और हम कभी भी सीरियस टॉपिक्स पे बात नहीं करते। सीरियस टॉपिक्स को कैजुअल टॉक्स में बात करके उस चीज़ का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहता है। आज का हमारा थीम मेडिकल फील्ड से है और मेडिकल फील्ड से जुड़े एक शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो आइए आपको पहले उनसे मिलाते हैं और वही आपको बताएंगे कि वो इस मेडिकल फील्ड में किस पद पर हैं और कितना काम अभी तक वो कर चुके हैं और कितना एक्सपीरियंसड है वो। तो मैं आपको मिला रहा हूँ डॉक्टर राकेश कुमार पासवान जी। तो प्लीज़ सर बताइए। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत हम प्राउड महसूस कर रहे हैं कि आज आप यहाँ पे अपना कीमती समय आपने दिया। तो प्लीज़ बताइए हमारी ऑडियंस को। जी, मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान हूँ। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई तो यहीं प्रयागराज में GIC इलाहाबाद में हुई है। उसके बाद MBBS मैंने GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से और MD न्यूरो साइकेट्री SN मेडिकल कॉलेज आगरा से किया है। उसके बाद मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर काम करता था रामा मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल, जिसको कॉलविन के नाम से जाना जाता है प्रयागराज में, यहाँ पर मैं कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं जिस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहा हूँ वो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत मैं काम कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम का 2 मुख्य लक्ष्य है जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सम्मिलित रूप से अचीव करना चाहती है। उसमें हम लोग सहयोग करते हैं एज ए ह्यूमन रिसोर्स। पहला जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इग्नोर्ड फील्ड है। मेंटल हेल्थ के बारे में जैसे अगर पूछा जाए तो लोग जो है जानते ही नहीं कि मेंटल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं। अगर जो लोग हैं भी अवेयर अगर थोड़ा बहुत, तो वो फिज़िकल प्रॉब्लम्स को लेकर के अवेयर हैं। लेकिन अगर मेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें तो लोग आज भी हमारे समाज में उसको भूत प्रेत और इस तरीके की चीज़ों से जोड़ के देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसको प्रॉब्लम के रूप में, एक मेडिकल प्रॉब्लम के रूप में आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि पहले लोग जाने कि मेंटल हेल्थ या मेंटल प्रॉब्लम्स होती क्या है। फिर दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है सरकार का वो ये है कि आपने जब जान लिया तो आपके पास हर ज़िले में साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं थे पहले। छोटे ज़िले हैं अगर जैसे भारत उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ पर साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं थे। तो सरकार ने इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक ऐसी डेडिकेटेड टीम हर एक ज़िले में उपलब्ध कराई, जिसमें एटलीस्ट आप अगर आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है तो आप उसका इलाज कराने वहाँ जा सकते हैं। तो यही कार्यक्रम यहाँ पे इस तरह से चल रहा है। इलाज और जागरूकता दोनों चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। और इस कार्यक्रम में आत्महत्या से रोकने का प्रयास, बच्चों में मेंटल हेल्थ, बुज़ुर्गों में मेंटल हेल्थ, और जो सामान्य मानसिक बीमारियां होती हैं जिसको लोग कई बार भूत प्रेत से जुड़े रहते हैं। एक कार्यक्रम हमारा जो है चलता है जिसे हम लोग दुआ से दवा तक कहते हैं। इस प्रोग्राम का जो टाइटल है वो है दवा से दुआ तक। क्या है कि दुआ से दवा तक ये है कि जैसे लोग जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए दुआ पर ज़्यादा विश्वास करते थे पहले के ज़माने में, तो हम पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एंगल को नहीं ख़त्म कर सकते। तो हम बस ये कहते हैं कि आप जो पूजा पाठ या जो भी चीज़ें आप इस चीज़ के लिए करा रहे हैं उससे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ के लिए दवा भी कराइए तो आपको और अच्छा बेनिफिट होगा। तो इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम दुआ से दवा तक है। तो इसी तरह से बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो समाज में हम चलाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने सुसाइड प्रिवेंशन सेल्स बनवाई और बहुत तरीके के अटेम्प्टेड सुसाइड्स को रोका है। तो इस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है और हम लोगों का कार्य चल रहा है। और लगभग प्रयागराज में ही 2017 से मैं काम कर रहा हूँ। उसके पहले भी अगर PG की डिग्री की बात की जाए तो 2013 में मेरी कंप्लीट हुई थी। तो आज 10 साल हो गया है। तो 10 साल से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। सर आप अपने थोड़ा सा बताइए कि आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी
उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। जी, मैंने जो मेरी प्रारंभिक पढ़ाई है वही यहीं प्रयागराज की है। केपी इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट हाई स्कूल किया है, फिर जीआईसी इलाहाबाद से इंटरमीडिएट किया है, फिर एमबीबीएस मैंने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया है, फिर एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से किया है। इसके अलावा मेरी जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग है लखनऊ से, और पीडियाट्रिक साइकेट्री की भी ट्रेनिंग लखनऊ से मैंने ली है। तो ये मेरा पढ़ाई लिखाई का है। सर, न्यूरोसाइकेट्री के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। न्यूरोसाइकेट्री आम भाषा में अगर कहा जाए तो क्या है न्यूरोसाइकेट्री? बेसिकली अगर देखा जाए तो बीमारियों का जो वर्गीकरण होता है उसमें बीमारियों को दो श्रेणी में बांटा जाता है। एक जो बीमारियां हैं वो फिजिकल बीमारियां हैं, जैसे कि टाइफाइड है, टीबी है, मलेरिया है, ये इन्फेक्शियस हैं। कुछ नॉन कम्युनिकेबल भी होती हैं जैसे डायबिटीज़ है, लेकिन ये फिजिकल है, माने शारीरिक स्तर पर आदमी को ग्रसित करती हैं। इसी तरीके से कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें आप को कोई भी फिजिकल एंगल नहीं मिलता। मतलब आप सीटी स्कैन कराएं, एमआरआई कराएं, कुछ भी जांच कराएंगे तो आपको कोई जांच में दिक्कत मिलेगी ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम मरीज को बहुत होगी। जैसे उसको सर दर्द हो रहा है, वो बेहोश हो जा रहा है, अपना काम सही से नहीं कर पा रहा, मन में उदासी है उसके, या जो है भूलने की समस्या हो गई है, बच्चा है तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो नशे की समस्या है। तो इसमें भौतिक या फिजिकल या ऑर्गेनिक रूप में कोई दिक्कत नहीं होती मरीज को, लेकिन मेंटल स्तर पर या मानसिक स्तर पर उसको समस्याएं होती। तो हमारी जो ब्रांच है वो इसी तरीके के पेशेंट्स को कैटर करती है जो मानसिक रूप से परेशान है या मानसिक बीमारियों से ग्रसित है। सर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स दोनों की कैटेगरी अलग है, दोनों की बीमारी अलग है। एक तरफ डिमेंशिया है तो दूसरी तरफ स्किज़ोफ्रेनिया है। तो इन दोनों का जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो क्या एक ही दवाई से आप एक ही इनका रिहेबिलिटेशन, एक ही उपचार है इनका, या फिर दो अलग अलग चीज़ें और उपचार और दवाइयाँ सब दो अलग अलग चीज़ें? देखिए, जो सर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं दे हैव सम ऑर्गेनिक कॉज, मतलब कि उनके पीछे कोई आधार, भौतिक आधार होता है। जैसे दिमाग में थक्का जमा है, ठीक है, या दिमाग में ट्यूमर है, या दिमाग में कीड़ा का गांठ बन गया है, तो वो एक ऑर्गेनिक कॉज है। या डिमेंशिया भी है तो उसमें जो है आप देख रहे हैं तो दिमाग में आपका थक्के जमे हुए हैं, दिमाग में रक्त संचार सही नहीं है। तो जब भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है तो सिम्टम्स के साथ हमको उसका जो ऑर्गेनिक इटियोलॉजी है उसको भी ट्रीट करना पड़ता है। तो इसका जो ये वाला चीज़ है, न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट में जो इटियोलॉजी है यानी कारण है वो ऑर्गेनिक होता है, जबकि मेंटल इलनेस में कारण ऑर्गेनिक ना होकर स्ट्रेस या इस तरीके का होता है। तो हमको दोनों चीज़ों में अलग अलग चीज़ें देखनी होती हैं। अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो डिजीज़ के सिम्टम्स के साथ उनके कारणों पर काम करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई मुख्य कारण है वाइफ की बीमारी का, तो हम काउंसलिंग करेंगे, फैमिली काउंसलिंग या मैरिटल काउंसलिंग करेंगे। उसमें ये कोशिश करेंगे कि पति पत्नी के संबंध अच्छे हों और वो अच्छे से इंटीग्रेट हों, क्योंकि यही चीज़ उनकी बीमारी का कारण है। तो इस तरीके से मेंटल इलनेस में हम जो मतलब साइकोलॉजिकल या आप कह लीजिए सोशल कारण होते हैं उन कारणों को दूर करते हैं, और मेंटल और न्यूरोलॉजिकल इलनेस में जो ऑर्गेनिक या फिजिकल कॉजेज होते हैं इलनेस के उनको दूर करते हैं। बाकी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत दोनों में पड़ सकती है, डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी ऑर्गेनिक इलनेस है जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है जो ठीक हो सकती है, तब तो वो प्रॉब्लम ठीक होने के बाद सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो उसको रिहेबिलिटेशन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साइकेट्रिक इलनेस में अमूमन जो स्ट्रेस होता है वो इस तरीके का होता है कि वो पूरी तरीके से कभी भी ठीक नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में रिहेबिलिटेशन का बहुत अच्छा रोल रहता है। सर, स्किज़ोफ्रेनिया को लेके काफ़ी अलग अलग मिथ्स हैं, रूमर्स हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया तो आपको 20 साल हो, 25 साल हो, कभी ठीक ही नहीं होगा। तो उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया ठीक हो सकता है? और कोई सीवियर किसी को अगर हुआ हुआ है, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं, और वो पेशेंट बीच में ठीक भी हो जाता है, जॉब्स पे जा रहा है, अपने ड्यूटी कर रहा है, लास्ट में वापस से उसको सीवियर हो जाता है और फिर वो जॉब भी नहीं कर पाता, उसको आप कैसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे अगर डेफिनीशन की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया
डेफिनेशन वाइज अगर किसी व्यक्ति को 1 महीने से ज़्यादा या DSM के हिसाब से 6 महीने से ज़्यादा सिम्टम्स हैं तभी स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस बनती है। तो यानी अगर इतने लंबे समय तक सिम्टम्स हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को बहुत लंबे समय तक दवा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की दवा छूट भी जाती है और वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक भी हो जाते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया अगर किसी की डायग्नोसिस बन गई है तो ये इस बात को नहीं दर्शाती है कि अब उसको ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा या वो ज़िंदगी भर बीमार रहेगा। बट जैसे कई स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं बट वो फ्रैक्शन उनके कम है, जैसे रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। तो इस तरीके के स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट्स पूरी तरीके से इम्प्रूव नहीं होता या इम्प्रूव भी होता है तो बीच बीच में उसमें सिम्टम्स आते रहते हैं जैसा आपने बताया, लेकिन वो केवल एक फ्रैक्शन है पूरे स्किज़ोफ्रेनिया का। और स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स मैं आपको बताऊं, स्किज़ोफ्रेनिया की अगर आप बात करिए तो मैं कई ऐसे लोगों को बता सकता हूं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया था और बहुत अर्ली एज से था। लाइक मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने नाम सुना होगा, आप तो चूँकि खुद इतना उस पर काम करते हैं, जॉन नैश नाम के एक साइंटिस्ट थे, ही वॉज अवार्डेड इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला। तो ही डेवलप्ड स्किज़ोफ्रेनिया एंड स्टार्टेड हियरिंग वॉइसेस, उनको आवाज़ आने लगा बहुत अर्ली एज से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर इलाज कराया, फिर उसके बाद उनका रिहेबिलिटेशन हुआ। धीरे धीरे करके उन्होंने ये समझना शुरू किया कि वास्तविक आवाज़ क्या है और मेरे दिमाग में जो आवाज़ आ रही है वो नकली है, मुझे उस पर वो नहीं करना है, रिस्पॉन्स नहीं करना। और उस बंदे ने पूरी पढ़ाई लिखाई करी, एक सक्सेसफुल लाइफ जिया और उसके बाद उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला स्किज़ोफ्रेनिया होने के बाद। तो अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो अब मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो भी गया है तो अगर आप इतना पैनिक ना हो, अगर आप रिलैक्स मूड से करें। स्किज़ोफ्रेनिया की सबसे अच्छी बात ये होती है सर कि उसमें IQ जो होता है वो इम्पेयर नहीं होता, ठीक है, केवल थॉट्स इम्पेयर होते हैं। तो यानी वो बंदा IAS का एग्ज़ाम दे के IAS का एग्ज़ाम क्रैक भी कर सकता है क्योंकि IQ इज़ नॉट इम्पेयर्ड, ठीक है। तो काहे लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है या डॉक्टर ने बोल दिया कि मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके सामने एग्जांपल है, जॉन नैश, आप गूगल करेंगे यू विल गेट कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया था और वो भी अर्ली एज से हो गया था। और बताइए नोबेल प्राइज़ जैसा पुरस्कार मिला। गेम थ्योरी नाम से उसका प्रिंसिपल है, आज लोग पढ़ते हैं कि गेम थ्योरी का इकोनॉमिक्स और मैथ्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसकी थ्योरीज को। तो ऐसा नहीं है। देखिए ये बेसिकली मेंटल इलनेस क्या है, बेसिकली जैसे हम ना मेंटल इलनेस को गलत तरीके से लेते हैं। मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल इलनेस हमारे को ऐसा भगवान ने वरदान दिया है जैसे कि उस दिमाग हमारा तेज ज़्यादा बना दिया है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रह रहा है, ठीक है। तो जब हमारे कंट्रोल में नहीं रह रहा है, अब एक जंगली घोड़ा है, उसके पास बहुत सारी ताकत है लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो वो आपके किसी मतलब का नहीं है। तो वही हाल है मेंटल इलनेस का। आपको OCD है, OCD का मरीज बहुत परेशान होता है, अरे मुझे OCD हो गया, लेकिन OCD उसी को होता है जिसका IQ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा विचार उसी के दिमाग में आ सकते हैं जिसके अंदर विचार बनाने की कैपेसिटी हो। तो इतना परेशान मेंटल इलनेस में नहीं होना चाहिए आदमी को। सर एक तरफ पेशेंट के घर वालों को डर आता है जब स्किज़ोफ्रेनिया का केस इतना सीवियर होता जाता है, वो रिकवर नहीं हो पाता, दवाइयाँ जैसे स्कीजोरिल, जूलप्राइड, क्लोस्पाम जैसी दवाइयाँ जो वो खा रहा है कई सालों से, जो कि नशे में रखता है आदमी को। तो उसके बाद भी जब वो ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर लास्ट में ECT बोलता है, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। तो उसमें पेरेंट्स काफ़ी डर जाते हैं कि अरे शॉक लग गया तब तो पागल खाने जाएंगे, मेरा तो मरीज ख़त्म हो गया, जो भी उसका रिलेटिव है। तो आप ECT को किस तरीके से लेते हैं कि क्या ECT ऐसा सही में होता है कि लास्ट में ECT देंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे ठीक होने के? देखिए इसमें क्या है कि ECT जो है, पहले तो ECT को लेकर के जो मिथ है मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए ECT क्या है, बेसिकली ECT एक रीमॉड्यूलेशन थेरेपी होती है। ये जैसे आपका कंप्यूटर अगर हैंग कर रहा है तो आप क्या करते हैं, उसको शट डाउन कर देते हैं, और फिर उसके बाद शट डाउन होने के बाद क्या होता है कि वो ठीक से चलने लगता है अगर हैंग कर रहा है, या मोबाइल भी आपका हैंग कर रहा है। तो ECT का प्रिंसिपल भी इसी तरीके से कुछ हद तक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो पहले के ज़माने में ECT दी जाती थी उसमें क्या होता था कि ECT दिया और उसको पकड़ रहे हैं 5-6 लोग, उसको दौरे आ रहे हैं,
पता लगा उसकी जीभ कट गई या फ्रैक्चर हो गया। लेकिन अब जो ईसीटी की नई मशीनें हैं या ईसीटी की जो नई प्रणाली है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एक्सेप्ट की गई है और जो हमारे मेंटल हेल्थ एक्ट है 2017 का उसके अंतर्गत भी एक्सेप्ट की जा रही है, उसको आजकल मॉडिफाइड ईसीटी कहते हैं। उसमें दो बातें होती हैं। पहली बात यह है कि जो ईसीटी है वो एक ऑपरेशन की तरह दी जाती है, मतलब वो एनेस्थीसिया में दी जाती है, ठीक है। तो आपको डिस्कम्फर्ट बिल्कुल नहीं होगा, पेशेंट को पता ही नहीं कि पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपको ईसीटी हुआ। पहली चीज़ तो ये, और कोई अटेंडेंट वगैरह भी देख रहा है तो उसको भी बुरा नहीं लगेगा कि कोई ब्रूटल ट्रीटमेंट हो रहा है। दूसरा जो ईसीटी का, अब मॉडिफाइड ईसीटी का जो दूसरा फायदा है उसको बोलते हैं आजकल ब्रीफ पल्स ईसीटी। ब्रीफ पल्स ईसीटी का मतलब होता है वो करंट कितना देते हैं, सट, बस खत्म। अच्छा, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जो पहले के ज़माने में जो नुकसान होता था दिमाग को कि ईसीटी लगने के बाद आदमी भूल गया, पापा को कह रहा है आप कौन, ठीक, तो उसके बाद यार ये क्या हो गया, मेरे को पहचानना ही बंद कर दिया। तो अब वो वाला सिस्टम नहीं रह गया। ब्रीफ पल्स ईसीटी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए दिया जाता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जनरलाइज एनेस्थीसिया में दिया, मरीज उठेगा एकदम नॉर्मल, उसे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया खाना पीना खाएगा, 1-2 घंटा में घर चला जाएगा। लेकिन जैसे फिर भी लोगों के मन में पहले के ज़माने में जो चीज़ें होती थी ईसीटी को लेके जो देखता था उससे जुड़ा हुआ डर है, तो उसके लिए अभी कई अच्छी नई थेरेपीज़ भी अवेलेबल हो गई हैं और धीरे धीरे करके गवर्नमेंट उनको हर एक ज़िले में उपलब्ध कराने का प्रयास भी कर रही है। जैसे ईसीडी की जगह आजकल जो है आरटीएमएस, एक रिकरेंट ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक्स आ गई हैं। इसमें क्या है, जैसे एमआरआई मशीन होती है इसी तरीके की मशीन होती है, वो बिल्कुल आपको कोई करंट वरेंट नहीं देगी, कोई आपको वो नहीं करेगी, वो पर्टिकुलर एरिया जो डिप्रेस हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया को स्टिमुलेट कर देगी। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे मशीन लगी, मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ, 2 मिनट में मेरी वो थेरेपी हो गई और मैं फिर जा सकता हूँ घर। तो इस तरीके की चीज़ें भी आ रही हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ये है कि ईसीटी को लेके जो वो है कि ईसीटी से दिमाग खराब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जैसे कई बार जब पेशेंट एकदम रेसिस्टेंट हो जाता है, दवाएं, हर तरीके की दवाएं देने के बाद भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा होता है, तो कई बार ईसीटी फ़ायदा करती है। जैसे मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक मेरा खुद का एक पेशेंट था जो कि निमहंस बेंगलोर से दिखाने के बाद बेंगलोर वालों ने उसको मेंटेनेंस ईसीटी एडवाइस किया। मेंटेनेंस ईसीटी का मतलब होता है कि हर हफ्ते 1-2 बार उसको ईसीटी लेना है। अब वो बेंगलोर जाता था, तो हम लोगों ने जब यहाँ शुरू किया, गवर्नमेंट ने यहाँ शुरू करा, तो उसका बहुत जाना आना बच गया, तो यहीं पर वो लगाता रहा। तो उसको कम से कम निमहंस वालों ने 100 से 150 ईसीटी 2 साल 3 साल में लगवाए। अब ना वो दवा खा रहा है, ना वो ईसीटी कर रहा है, बढ़िया वो लाउदर रोड पे अपने फादर की उसकी दुकान है, फादर की दुकान पे मस्त बैठता है, उसे कोई समस्या नहीं। तो आदमी अगर 150-200 ईसीटी ले करके भी उसको कुछ नहीं हुआ, तो 1-2 ईसीटी अगर कभी एडवाइस करता है डॉक्टर, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत है। सर, पेरेंट्स से आप क्या अपील करना चाहेंगे जिनको पता चलता है, जो जानते हैं कि उनका जो बच्चा है, उनकी जो बच्ची है वो बीमार है, उनको ये नहीं पता कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, डिमेंशिया है, कोई बीमारी का नाम नहीं पता, उनको ये ज़रूर पता है कि मेंटल इलनेस है। समाज के डर से, पड़ोसी क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इन सब के डर से वो उसको घर में ही छुपा के रखते हैं। किसी केमिस्ट के पास चले जाते हैं और वहाँ से कोई भी ऐसा छोटा मोटा बोल के वो केमिस्ट दवाई बेचने के नाम पे कोई भी दवाई बना के वो देता रहता है। 10 साल तक वो पेशेंट दवाई को खाता रहता है, और जब हो सकता था कि अगर उस टाइम इलाज करवा लेते तो वो ठीक हो जाता, और ये सब करके वो 10 सालों में ठीक होने के तो कोई चांस नहीं है, बल्कि और बीमार हो जाता है। तो उन पेरेंट्स से क्या कहेंगे कि क्यों नहीं, जब हर चीज़ के इलाज के लिए आप जाते हैं तो दिमागी बीमारी जब आती है तो लोग डर क्यों रहे हैं, और आपके पास डॉक्टर्स के पास आना चाहिए या नहीं है? सर, जो अभी आपने बात बोली ना, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। देखिए, जो अभी मैंने आपको प्रोग्राम के बारे में बताया, सरकार ने इस प्रोग्राम में जो 2 मुख्य उद्देश्य रखे, पहला अवेयरनेस का रखा। उसका उद्देश्य मुख्य यही है कि जो ये स्टिग्मा है इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर मुझे कोई फिजिकल इलनेस है, मान लीजिए मुझे खांसी है, तो मुझे बताने में किसी को दिक्कत नहीं होती कि मुझे खांसी है, ठीक है। लेकिन मेंटल इलनेस अगर किसी को है तो वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं ना बताऊं कि मुझे मेंटल प्रॉब्लम है कोई। इवन वो अपने ही घर वालों से नहीं बताना चाहता, ना बताता है,
कि मुझे ये समस्या है। कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैंने अपने पापा से भी नहीं बताया कि मुझे ये दिक्कत है, या अपनी मम्मी से भी नहीं बताया कि मुझे ये दिक्कत है, क्योंकि वो पता नहीं समझेंगे ना समझें। तो देखिए, मेंटल इलनेस बेसिकली क्या है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बिहेवियर कर रहे हैं, या जो हम महसूस कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे, इसी में बदलाव आना है। इसी में बदलाव आ गया तो हम मेंटली इल हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारे पेट में दर्द नहीं हो रहा, हमको बुखार नहीं चढ़ रहा, तो हमें कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। देखिए, ऐसे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल हैं समाज में जिनका खाता, बैंक का अकाउंट देखा जाए तो करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब वो ऐसा नकारात्मक कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा क्यों? अगर वो मेंटल इलनेस नहीं होती है तो फिर ऐसा क्यों, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आदमी जो आदमी व्यक्ति जो अपने जीवन से ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, उसी से उसका प्रेम खत्म हो जाता है। निश्चित रूप से परिवारजनों को आगे आना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। सर, मेडिकल फील्ड हो, उसमें कई सारी ब्रांचेज हैं, कई सारे उपचार हैं। टेक्नोलॉजी का भी कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, जिसका एआई एंड रोबोटिक्स का कोलैबोरेशन दिखता है मेडिकल फील्ड में, जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल पेसमेकर ही है। तो उस फील्ड में आप क्या देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने कितना इसको आसान कर दिया है? इसको ये सिर्फ इलाज को आसान किया है कि इलाज, जिस चीज़ के इलाज पॉसिबल नहीं थे, उन इलाज को मुमकिन किया है? तो आप क्या समझते हैं, टेक्नोलॉजी इलाज को आसान कर रही है या फिर टेक्नोलॉजी इलाज बता रही है? देखिए सर, मेंटल इलनेस से जब आदमी परेशान होता है तो वो सबसे पहले समाधान खोजने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा हुआ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लोगों की बहुत मदद की। पेशेंट ने मेरे पास आकर अपना दिखाया कि उसने जैसे चैट जीपीटी वगैरह होता है, उस पर डिस्कस किया कि मेरा आत्महत्या का मन करता है और मेरे को ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। अच्छा। तो उसने कहा कि गो एंड मीट अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। तो लोग मतलब डर रहे थे, तब उनको माध्यम मिल गया एक चैटबॉट का जी, तो उन्होंने उससे डिस्कस किया। जी, जब डिस्कस किया तो उसने एडवाइस किया और उन्होंने वो एडवाइस ला कर दिखाया कि देखिए मैंने ऐसे चैट किया तो उसने मुझे ये एडवाइस दी। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी एक केस जो है यूनाइटेड यूएसए का था, बहुत हाईलाइट हुआ था कि डॉक्टर्स ने कुछ एक डायग्नोसिस मिस कर दी थी, तो चैट जीपीटी ने जो है उस डायग्नोसिस को निकाल लिया। तो और हमारे यहाँ भी मेडिकल साइंस में भी देखिए ऑपरेशन वगैरह, सर्जरीज वगैरह के लिए रोबोटिक्स का यूज़ बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी तो ऐसी चीज़ है सर जिससे भागा नहीं जा सकता और वो बहुत फ़ायदा कर रही है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आदमी गूगल वगैरह पे जब सर्च करता है, चूँकि देखिए बहुत सारी ऑथेंटिसिटी चीज़ों की नहीं पता कर चलती आदमी, तो अगर किसी गलत सोच पर वो विश्वास कर लेता है, उसको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि अंतोतगत्वा टेक्नोलॉजी ने लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता खोला है। एज बीइंग एन डॉक्टर, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, आपके पास कई केसेस आए, आपने कई केसेस का उपचार किया। मैं एक्यूरेसी नहीं पूछूंगा आपसे। क्या आपके पास ऐसा भी कोई केस आया जिसको देख के आपको भी मतलब किताबें खोलनी पड़ गई हो, आपको स्टडीज़ करनी हो, अपने कलीग से सलाह लेनी पड़ गई हो, ऐसा कोई केस? जी। सर देखिए, मेडिकल साइंस में ये एक नेचुरल सी बात होती है। ठीक है, ये नेचुरल सी बात इसलिए है क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस इतना डायनेमिक है और जो सिम्टम्स होते हैं डिजीज़ के वो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। मतलब एक ही बीमारी का आप पे और मेरे पे अलग अलग लक्षण आएगा। तो ये चीज़ जो है मेडिकल फील्ड में चलती रहती है। जैसे कई बार हमको हमारे मतलब सीनियर से डिस्कस करना पड़ता है, कई बार जूनियर्स हमसे डिस्कस करते हैं, तो ये चीज़ चलती रहती है। और ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे चूँकि देखिए साइकेट्री में केवल सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस होती है, तो कई बार जो है डायग्नोसिस समय के साथ बन पाती है। जैसे पहली बार आदमी आया, ही इज़ वेरी एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव है, तो हमने सोचा कि ये कहीं मैनिक या बाइपोलर मैनिक तो नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद में जब उसका एग्रेशन चला गया तो फिर उसके अंदर केवल संदेह की भावना रह गई। तब फिर बाद में 6 महीना 8 महीना बाद क्लियर हुआ कि नहीं, ये बाइपोलर मैनिक नहीं था, ये स्किज़ोफ्रेनिक था।
तो ये सब चीज़ें सर नॉर्मल सी है मेडिकल फील्ड में, और हमेशा नई नई दवाएं आती रहती हैं जिनको तो पढ़ना ही पड़ता है, और उनके साइड इफ़ेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं समय के। सर एक सवाल आपका एकदम अलग और पर्सनल जाता है कि जब आप स्टडी कर रहे थे, आप डॉक्टरी का पढ़ाई कंप्लीट करने वाले थे, तब आपने प्रोफेशन जब चुनना था तो आपने न्यूरो साइकाइट्री क्यों चुना? ये आपका पैशन था? इसी सवाल से जुड़ा हुआ है, क्या ये आपका पैशन था? और ये पैशन था तो क्या अब आपको वो पूरा होता नज़र आ रहा है या पूरा हो गया? देखिए सर, बेसिकली ये मेरा पैशन नहीं था, अगर फ्रैंकली कहूँ तो। देखिए बचपन में मेरे फादर का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, तो यहीं स्वरूप रानी में डेथ हुआ था, तो सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो पैशन तो मेरा सर्जन बनना था, ठीक है। सर्जरी मैंने उठाई भी थी यहाँ की, बट जब मैंने देखा कि सर्जरी में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मतलब अच्छा इन द सेंस कि जैसे लोगों का जो दर्द है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। जैसे उसमें जानते हैं कि काटना पड़ता है, ठीक है, तो मुझे बड़ा मतलब ख़राब फील होता था। तो जब मुझे ख़राब फील होता था तो मैंने अपने टीचर से डिस्कस किया। जब एक आध महीना मैंने सर्जरी में काम किया तो मैंने अपने टीचर से डिस्कस किया कि मुझको जो है ऐसा लगता है, जब मैं वो करता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं अगर मेरे से कोई गलती से कुछ चीज़ गलत कट गई और कुछ डेथ हो गई तो मैं अपने आप को कैसे माफ़ कर पाऊँगा। तो इस तरीके की फीलिंग्स मुझे आती थी। तो फिर मैंने सारी बात जब उन्हें बताई तो उन्होंने ये एडवाइस किया मुझे कि मुझे सर्जरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्जरी में ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कई बार, पैनिक सिचुएशंस की आदमी ऑपरेशन कर रहा है, कोई गलत चीज़ कट गई तो उसको मैनेज करने के लिए उसको बहुत सहनशीलता और बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो फिर मैंने जो है सोचा कि अगर ये नहीं करूं तो फिर मुझे क्या सही रहेगा। तो मुझे लगा कि चूंकि मैं लोगों के साथ इमोशनली ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाता हूं तो मेरे लिए साइकेट्री दूसरा अच्छा ऑप्शन रह सकती है। तो फिर इस वजह से मैंने साइकेट्री उठाई। तो एक दो सवाल और हैं आपसे, और ये जो दो सवाल हैं ये मैंने इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आया था, उनको मैंने बताया था कि एक गेस्ट आने वाले हैं। नाम मैं रिवील सिर्फ पॉडकास्ट में ही करूँगा, पर इतना बता सकता हूँ उनका फील्ड मेडिकल है और वो न्यूरो साइकेट्रिस्ट है। तो आप अपने अपने सवाल दीजिए, उन सवालों को जोड़ के हम दो सवाल बनाएंगे और डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तो उनमें से पहला सवाल ये है, हाउ डू यू एड्रेस द साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस इन योर प्रैक्टिस and why is this integration important? Sometimes the neurological problems like tumor in frontal lobe is associated with vast number of psychiatric symptoms, like behavioral changes, emotional changes, because both are the disorders of brain, so they are itself integrated, क्योंकि वो दिमाग के ही बीमारियां हैं तो निश्चित रूप से जुड़ी हुई हैं। तो अगर देखा जाए तो बायोकेमिकल लेवल पर भी जुड़ी हैं। अगर ट्यूमर बनेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में एबनॉर्मलिटी होगी, साइकेट्रिक सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब एक दूसरे के साथ में पूरक के रूप में जुड़ी हुई हैं। और अगर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स को ध्यान देना ही देना पड़ेगा। और एक डॉक्टर तांबी हैं राजस्थान के, उन्होंने एक सवाल मुझे, उनके एक पेशेंट है, उन्होंने मुझसे एक सवाल कहा था कि ये डॉक्टर साहब से पूछिएगा, शायद वो इससे उनके यहाँ पे कोई पीड़ा से जूझ भी रहा है। तो उन्होंने ये कहा था कि कैन यू शेयर सम स्ट्रेटजीज ऑफ मैनेजिंग साइकेट्रिक सिम्टम्स इन पेशेंट्स विद न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड हाउ डू यू टेलर ट्रीटमेंट प्लान्स टू इंडिविजुअल नीड्स? देखिए ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक लेवल का क्वेश्चन है कि जिसमें ये ज़रूरी है जानना कि उस पेशेंट का क्या सिस्टम है। जैसे उदाहरण के तौर पे कई पेशेंट होते हैं जो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं कि यार ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन इतना गुस्सा नहीं करता था, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। अगर मान लीजिए पेशेंट को इंसाइट नहीं है इस कंडीशन में, जैसे मुझे नहीं पता उनके पेशेंट को है या नहीं, अगर पेशेंट को इंसाइट नहीं है, वो अपनी इलनेस को समझ नहीं पा रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जब वो एग्रेशन के फेज़ में हो, आप उसको समझाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। लाइक वो जब एग्रेसिव मूड में हो,
कोई चीज़ कह रहा हो, मान लीजिए मुझे बाइक दिलाओ, ठीक, अब आप उसको समझाने लगें कि यार मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, हम तुमको नहीं बाइक दिला पाएंगे, तो हो सकता है वो समझ ले। लेकिन आप कहें तुम पागल हो क्या, पढ़ते लिखते नहीं हो, बाइक चाहिए तुमको, तो वो डबल आपसे इरिटेट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन है तो आप उसको पहले चिल डाउन करिए। आप बोलिए कि ठीक है हम लोग चलेंगे, बाइक ले आएंगे। जब वो थोड़ा सा चिल डाउन हो जाए तब आप बाद में उसको समझाने की कोशिश करिए कि देखो इस कारण से बाइक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला ये चीज़ हो गई। अगर अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता है, यानी इंसाइट है उसको, तब भी साइकेट्रिक पेशेंट्स में ये चीज़ होता है कि वो इमोशनल डिसरेगुलेशन से पीड़ित होते हैं। मतलब कभी उनको अच्छा लगेगा, कभी उनको बुरा लगेगा। तो जब बुरा लग रहा हो तो उनके साथ में निगेटिव टॉक मत करिए कि तुम्हारा यार ऐसे ही सब चलता रहता है रोज़ डेली, जब देखो तुम ऐसा करने लगते हो। उनको हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेट करना चाहिए, कभी निगेटिवली मोटिवेट नहीं करना चाहिए। पॉजिटिवली मोटिवेट करने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए वो उदास है तो आप उनको अपने पास बैठाइए, उनसे बोलिए कि तुम परेशान मत हो, हम लोग तो हैं ना तुम्हारे साथ, क्यों तुम टेंशन ले रहे हो, ठीक है। बल्कि आप ये कहें यार तुम रोज़ उदास रहते हो, इतना तुमको बोल दिया तुम समझते ही नहीं हो कोई बात, है ना। तो पॉजिटिवली मोटिवेट करिए आप। इसके अलावा अगर उनकी दवाएं चल रही हैं तो उनको प्रयास करिए कि वो उसको रेगुलरली खाएं। आप उसमें मॉनिटरिंग करिए, क्योंकि कई बार साइकेट्रिक पेशेंट्स अपनी दवाएं सही से नहीं ले पाते हैं, वो ज़्यादा कम ले लेते हैं, कई बार सुसाइडल होते हैं तो बहुत सारी दवाएं खा लेते हैं। तो हमेशा आप उनकी दवाओं पर वॉच रखिए। इसके अलावा जो है अगर वो दवा नहीं खा रहे हैं और आप उनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं छिपाकर, तो भी आप ये ध्यान रखिए कि अगर वो कहीं जा रहे हैं तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर मैनेज कर लीजिए किसी व्यक्ति को कि वो खिलाता रहे। कई बार खाने में भी मिला। हाँ, बहुत सारे। अरे मैं आपको बताऊं, मेरे कई ऐसे पेशेंट हैं जो मुझसे मिलने आते हैं, अपनी मम्मी का सोचते हैं कि मैं मम्मी या पापा का इलाज कराने के लिए आ रहा हूं, बट वो खुद पेशेंट हैं और वो एकदम ठीक हो गए हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं कि तुम्हारी दवा चल रही है या तुम मेरे पास ट्रीटमेंट ले चुके हो, क्योंकि कभी अगर फ्यूचर में वो होगा तो वो फिर फैमिली मेम्बर पर डिस्ट्रस्ट करेंगे। तो ये चीज़ तो एक साइकेट्रिक उसमें कॉमन है ना। आइए सर, अब टाइम हो गया है रैपिड फायर राउंड का जी। या रैपिड फायर राउंड का मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। आपसे सवाल पूछा जाएगा, उसके 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उन 2 में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। अगर आपको दोनों सही लगे या दोनों गलत लगे, जहाँ पे आप एक को नहीं चुन सकते, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, डू यू प्रेफर ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स? हाँ, दोनों में से आप किसको पहले प्रेफर करना चाहेंगे पेशेंट को, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस वाले को या फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स? न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वाले को। ओके। सेकंड क्वेश्चन, वुड यू रेदर फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन थ्रू फिजिकल थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। When diagnosing patients, do you rely more on imagining studies like MRI or on clinical assessments? Clinical assessment. Which aspects of your work do you find more regarding seeing patients regain physical function or improve their mental health? Improve their mental health. In your opinion, ये completely आपका opinion हो सकता है. In your opinion, is it more challenging to treat acute neurological conditions or chronic psychotic disorders? Chronic psychotic disorders. Would you rather collaborate, ये हमारा आखिरी सवाल है, would you rather collaborate with a team of neurologists or psychologists if the case got complex? Both. तो यानी कि इसका एक कोई उत्तर नहीं है, तो वो दोनों को ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है केस के ऊपर। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमको समय दिया, हमारे पॉडकास्ट में आए। सर, एक थोड़ा सा अलग सवाल जाते जाते हम अपनी ऑडियंस के लिए पूछना चाहते हैं। बीइंग एन डॉक्टर, जब कोई पेशेंट आपके पास आता है अपनी बीमारी को लेके, तो क्या आप, ये कम्प्लीटली आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, आपको क्या लगता है डॉक्टर पूरा फुलफिल से एक बिना कोई पैसा देके, बिना कोई बीमारी जाने, बिना सच्चाई को देखते हुए निष्पक्ष होकर इलाज करता है आज के टाइम में, या आपको लगता है कि ये कम होता जा रहा है? देखिए, डॉक्टर समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जी नहीं, समाज को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जैसे समाज में लोग अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, वैसे ही डॉक्टर्स के साथ भी है। कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ डॉक्टर्स बहुत बुरे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर बुरे हैं और ऐसा भी नहीं है कि सभी डॉक्टर अच्छे हैं, ठीक है। तो इसका यही जवाब है, ठीक है। कहने का मतलब अगर पूरे होल डॉक्टर सोसाइटी की बात करी जाए तो वो हमारी जो
सामान्य समाज है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे समाज में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, जिब कतरे भी हैं, है ना, और दानवीर भी हैं समाज में, तो इसी तरीके से डॉक्टर्स भी हैं। तो सर ने इतना हर सवाल का जवाब एकदम सही दिया है, और कुछ सवाल ऐसे थे जहाँ पे फंसाया जा सकता था, बट सर ने बहुत ग्रेसफुली उसका जवाब दिया। और मुझे लगता है कि वो सारे सवाल आपको सुन के आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे न्यूरोसाइकेट्रिक को लेके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आम भाषा में दिमागी बीमारी को लेके, मनोरोग को। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में आने के लिए। एक सर आप अपील कर दीजिए कि सिंघानिया आयुष को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल इनके आगे के पॉडकास्ट। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि आयुष जी इतना अच्छे कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो इनको सब्सक्राइब करिए, इनके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए, क्योंकि वो ऐसे कंटेंट लाते हैं, आपके लिए इतना डेडिकेशन से काम करते हैं, तो इनको मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छा काम करने का।